से लाइट रे लेके आओगे, बात समझना। पेंटिंग देखो यहाँ बाहर से भई है तो लाइट रे हमको अंदर से लेके आनी पड़ेगी, और यहाँ पे देखो पेंटिंग अंदर से भई है तो लाइट रे जो हमको लानी पड़ेगी वो बाहर से लेके आनी पड़ेगी। वो लाइट रे हमारी इधर से आएगी, यहाँ पे लाइट रे हमारी इधर से आएगी, और यहाँ पे रे हमारी इधर से आ रही थी, यहाँ पे जो हमारी रे आएगी वो इधर से आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब इन दोनों को एक नाम देते हैं, एक टर्म नाम देते हैं। ये जो हमारा गोलीय दर्पण है जिसको हमने बाहर से पेंट किया है, बात समझना बेटा, बाहर से हमने पेंट कर दिया मतलब बाहर से हमने इसको पैक कर दिया, बाहर से कोई नहीं आ सकता, ठीक। ये अंदर वाले पार्ट से आएगा, इधर से जो ऐसे मुंह करके बना है इससे जाएगा। तो ये देखो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गुफा की तरह है, गुफा की तरह। भाई घर के अंदर हम जा रहे हैं और सामने से, तो ये गुफा की तरह एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। तो इस बात को हम बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और हम इसको बोल देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको बोल देते हैं अवतल दर्पण। अब परिभाषा आ जाएगी कि अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं या अवतल दर्पण किसे कहते हैं। चल रहा है, अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं या अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा बना कैसे पाएंगे, इस बात को देखो जरा। यार सारी चीज़ें रट के जाओगे एग्जाम में, मतलब कितना रट के जाओगे, थोड़ा मोड़ा सिलेबस तो है नहीं भाई, साल भर पढ़ा है तब तो कोई बात नहीं, फिर तो आराम से रट लिया है हमने, कोई बात नहीं। लेकिन जब रट लिया है तो इसको समझ लो, ताकि फिर हमें ये ना करना पड़े यार गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है, अरे यार गोले का भाग कहीं चौकोर का भाग हो गया एग्जाम में पहुँचते पहुँचते हाइपर टेंशन में, तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक बार समझ लेते हैं ना, अगर चीज़ों को पढ़ रखा है तो एक बार बड़े पेशेंस से समझ लो, चीज़ों को अपने आप याद हो जाएंगी, लिख पाओगे, लिखने का एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो पेशेंस के साथ बैठ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आइडिया कम से कम 60% से 70% जनरेट करवा दूंगा मैं। चीज़ों को इतनी बार मैं लेके आऊँगा और चीज़ों को इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ाऊँगा कि वो आइडिया अपने आप जनरेट होने लगेगा। अभी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करेंगे, अभी हम लोग इंटरेस्टेड वे में जाएंगे, बट अभी बेटा टर्मिनोलॉजी है, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा केवल इंटरेस्ट रह जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा। तो ये ज़रा पर्दा लगा देना। तो ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए पहले हम कुछ सीरियसली टर्मिनोलॉजी सीख लें, उसके बाद हम आते हैं। तो हमने कहा भाई ये जो हमने बाहर से पेंट किया है, मतलब लाइट रे को, प्रकाश की किरणों को हम अंदर से गुजारेंगे। जब अंदर से जाएंगी तो गुफा के अंदर जाएंगी, अवतल लेंस, अंदर अवतल लेंस, अंदर अवतल लेंस। यहाँ पे देखो क्या है कि जब हमारी प्रकाश की किरणें अंदर से जाएंगी, अंदर वाले से पार्ट से जब जाएंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होंगी, तो हम इसको कहेंगे अवतल दर्पण। प्रकाश की किरण गुफा में घुसेगी तो अवतल दर्पण। प्रकाश की किरण यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे गुफा का अंदर वाला भाग हमने बंद कर दिया है, मतलब लाइट रे अंदर से नहीं जा सकती। बेटा इस बात को हम हटा देंगे, इस बात को हम हटा देंगे जब किरण लेके जाएंगे। नहीं बच्चा सोचेगा सर आपने आगे से बांध रखा है फिर किरण कैसे जाएगी। बेटा ये तो ट्रांसपेरेंट है ना, ये तो कांच है, ये शीशा है, शीशे से तो लाइट पार कर जाएगी। अब यहाँ पे हमने पॉलिश कर रखी थी, हमने इस पार्ट को हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर लाइट रे तुम इधर से गुजारो, इधर से लाइट रे लेके जाओ, तो यार क्या होगा, यहाँ पे तो तुमने पॉलिश लगा रखी है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ये तो चिकना सरफेस रहा नहीं ना, ये तो खुरदुरा हो गया भाई, ये तो पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस। अब तख्त के ऊपर लाइट गुजारोगे, तख्त के ऊपर लाइट गुजारोगे तो क्या इसका रिफ्लेक्शन देख पाओगे? दिखता है हमको। अरे यार भाई अपने हाथ के ऊपर लाइट गुजारो तो इससे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? नहीं। लेकिन अगर यही तुम एक मिरर ले आओ जिस पे तुम मुंह देखते हो, चेहरा देखते हो अपना, उस वाले मिरर पे यही लाइट रे लोगे, उसके बाद देखोगे कि उसका एक ऐसे फोकस बन रहा है। कहाँ पे? दीवार पे, या जहाँ भी तुम उसको केंद्रित कर रहे हो उसका एक फोकस बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक प्लेन मिरर था और वो स्मूथ सरफेस था, वो चिकनी सतह थी और पीछे से हमने उसको पॉलिश कर रखा है, तो अपने ऊपर आने वाली लगभग सारी की सारी किरणों को वो परावर्तित कर पा रहा है, एक डायरेक्शन दे पा रहा है, परावर्तित कर दे रहा है। लेकिन हमारा हाथ क्या है? किरणों को तो हाथ भी परावर्तित कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ देखो अंधेरा है और यहाँ पे जो ये हमको चीज़ दिख रही है, ये कुछ किरणें, अब इसकी बात नहीं करेंगे, अभी बहुत लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी परावर्तित हो रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि ये सरफेस हमारा खुरदुरा है तो ये अलग अलग दिशाओं में चला जा रहा है। तो इसीलिए हम चिकनी सतह की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट रे हमारे तो बेटा हम लोगों ने ये दो टर्म देख लिया, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण याद करने का एक जुगाड़ देखने में, जब हमारा रिफ्लेक्शन, जब हमारा परावर्तन अंदर वाले भाग से होगा, मतलब किरण अंदर से जाएगी, अंदर से परावर्तित होगी। जब हमारी किरण अंदर वाले भाग से परावर्तित होगी तब हम उसको कहेंगे अवतल दर्पण। अंदर अवतल, अंदर अवतल, आ और आ दोनों में सेम। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे किरण हमारी बाहर से आ रही है उभरे वाले तल से, तो यहाँ पे परावर्तन क्या हो, कहाँ से होगा भाई, जिधर से किरण आएगी उधर से ही परावर्तित होगी। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो बाहर वाले तल से होगा, उभरे तल से होगा। उभरा उत्तल, उत्तल उभरा। तो इन दोनों को हम अगर रिलेट कर पाए तो हमने कहा जहाँ पे परावर्तन अंदर वाले पार्ट से होगा उस दर्पण को हम क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण, और जहाँ पे परावर्तन उभरे वाले भाग से होगा उस वाले दर्पण हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। बस इतनी सी बात हमें समझनी थी। माइक तो लगा ही नहीं था, पता नहीं। बढ़ते हैं आगे। हमने देखा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हमें सब शायद देख के पहचानने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अवतल और उत्तल अब हम देख के पहचान पाएंगे कि जहाँ किरण अंदर से आएगी अवतल, अंदर अवतल, जहाँ किरण बाहर से आएगी उत्तल उभरा। ठीक, अब ज़रा थोड़ी सी बात हम आगे करें, इस अवतल और उत्तल दर्पण की कुछ और बात करें हम, तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, इनकी एक खास विशेषता होती है। वो क्या होती है ज़रा देखते हैं हम। देखो बेटा, इनके कुछ टर्म के बारे में हम सीखेंगे जिनकी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल सेक्शन में पड़ेगी, और कभी कभी परिभाषा में भी हमसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमसे परिभाषा पूछ ली जाती है, और परिभाषा पूछे ना पूछे, बिना इन बातों को जाने हुए हम न्यूमेरिकल सेक्शन को डील नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सेक्शन को डील करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो, अभी अभी हमने एक बात बनाई थी, अभी अभी हमने देखा था कि हमने एक गोला बनाया था, ये गोला बनाया था, और हमने कहा था भाई ये हमारा गोलीय कोष है, ये हमारा कोई गोलीय कोष है, गोलीय कोष। अब इस गोलीय कोष के हमने थोड़े से पार्ट को कलर कर दिया था। बाहर वाले पार्ट को मैं कलर कर रहा हूँ, अंदर वाले पार्ट को भी कलर कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। और जैसे जो भी पार्ट को कलर करोगे वो उसी की अलग अलग प्रॉपर्टी के मिरर हमको दिखने को मिलेंगे। भाई अंदर वाले को हम अगर कलर कर देंगे तो किरणें बाहर से लेके आएंगे, बाहर वाले को कलर करेंगे तो किरणें अंदर से लेके आएंगे। तो उस हिसाब से हमने अलग अलग मिरर बनाए थे। गोलीय कोष से दो प्रकार के मिरर बनाए। कौन कौन से? एक हमने बनाए थे उत्तल दर्पण और एक बनाया था अवतल दर्पण। तो इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया। बाहर से पॉलिश कर दिया तो पॉलिश वाली पे हम किरण नहीं लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं स्मूथ सरफेस से। अंदर वाली सरफेस हमारी स्मूथ है जिससे हम अपना फेस देखते हैं, बाहर वाली पे पॉलिश हुआ है। कभी शीशे को खोल के देखना तो उसमें उस वाले पार्ट में जिस पे कवर लगा होता है उसमें एक रेड कलर की पॉलिश लगी होती है। वो पॉलिश इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने चेहरे को देख पाएँ। हमारे चेहरे से जो भी प्रकाश किरण पे परावर्तित होकर पड़ रहा है फिर वो प्रकाश फिर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़े और हमारी एक इमेज बन पाए उस मिरर के अंदर। इमेज कैसे बनती है उसको हम आगे देखेंगे। अभी इसी के बाद हम उसको देखेंगे कि भाई दर्पण में क्यों हमारी इमेज बनती है, इस बात को भी हम करेंगे। तो खैर, हमने कहा ये गोलीय कोष है, भाई ये एक गोला है तो गोले का कोई सेंटर होगा, ये कोई सेंटर होगा। पहली बात तो हम एक डायमीटर इसकी ड्रा करेंगे जो सेंटर से होती हुई जा रही है। तो हमने एक डायमीटर ड्रा करी जो सेंटर से होते हुए जा रहा है। तो इसको जो हम ये पॉइंट सी हमारा ना, इसको हम बोल देते हैं वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। अब इसको वक्रता केंद्र क्यों बोला यार? अभी तक तो हम इसको केंद्र बोलते थे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हम इस पॉइंट सी को केंद्र बोलते थे, सेंटर बोलते थे इस सर्कल का। अब हमने वक्रता केंद्र बोल दिया। क्यों? क्योंकि बेटा जो तुमने मिरर लिया है ना, वो केवल इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट। तो जो मिरर तुम्हारा वो कोई वक्र है। वक्र, वक्र का मतलब ये होता है कि पूरा गोला नहीं, एक छोटा सा गोले की तरह का भाग। मैंने हमने किसी गोले को थोड़ा सा काट लिया, हमने इस गोले को इतना सा काट लिया, तो ये वक्र हो गया, ये वक्र हो गया गोलीय। तो इसी वजह से, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं ना, तो इसको हम हटा देंगे। अब ये खोखला गोला क्या करेंगे यार? काट के तो हमने इसको पेंट कर लिया, हमने एक मिरर बना लिया। अब बाकी मिरर के खोखले वाले गोले को यहाँ क्या करने के लिए रखेंगे? इसको हटाओ यार यहाँ से। तो हमने हटा दिया उसको। तो हमने कहा ये जो पॉइंट सी था, ये इस जो हमारे वक्र था, गोलीय कोष था, जो ये गोलीय मिरर था, अब हम गोलीय कोष ना कह के हम इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। ये हमारा गोलीय दर्पण था। और बेटा अब ये गोलीय दर्पण भी नहीं रहा, अब इस दर्पण को हमने एक नया नाम दे दिया। जैसे ही हमने पॉलिश करी, हमने कहा भाई ये तो हमारा कौन सा दर्पण है? तो हमने कहा अंदर से किरण आएगी, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये गोलीय कोष का अवतल दर्पण हमने बना लिया, ठीक, क्योंकि बाहर से हमने पेंट कर दिया। तो जो उस गोले की त्रिज्या थी, जो उस गोले की त्रिज्या थी जहाँ से हमने इसको काटा था, जो उस गोले का सेंटर था जहाँ से हमने इसको काटा था, ये वक्रता केंद्र। और जो उस गोले की त्रिज्या थी जहाँ से हमने इसको काटा था, भाई ये गोले की त्रिज्या यही तो थी। ये पॉइंट हमारा P कहलाता है, ये पॉइंट हमारा P कहलाता पोल, जहाँ पे ये डायमीटर इसकी इस मिरर को टच करती है या कट करती है, इसको हम बोल देते हैं ध्रुव। इसका नाम हम दे देते हैं P से, इसको डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है ध्रुव। अब ये वाली दूरी, इस पॉइंट P से C तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? भाई ये तो त्रिज्या होती है, ये तो त्रिज्या होती है। भाई उस वृत्त की त्रिज्या थी, तो अब ये वृत्त की त्रिज्या नहीं रही। अब हम इसको नाम देंगे वक्रता त्रिज्या, इसको हम नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक। एक पॉइंट और इसमें हमें देखने को मिलेगा। एक पॉइंट इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करता है, जिसको हम बोल देते हैं फोकस, F। अभी फोकस क्या होता है, अभी इसकी परिभाषा हम देखेंगे। अभी केवल इतनी बात समझ लो कि फोकस कुछ होता है, और वो होता क्या है? वक्रता त्रिज्या हो गई। अगली बात हम करेंगे फोकस। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा, इसको हम नीचे से हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हमको लिखने हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र इस गोलीय कोष का सेंटर है। मतलब पहले जो ये गोला था, जो ये गोला था, उसकी जो त्रिज्या थी वही इसका वक्रता केंद्र, उसका जो सेंटर था वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। जो गोला था उसकी त्रिज्या अब इस मिरर की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। नेक्स्ट फोकस। फोकस क्या होता है? हम कहेंगे भाई P और C के मिड में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा, जिसको हम फोकस बोलेंगे। जो हमारा फोकस होता है बेटा ना, ये वाली दूरी देखो, C और P के बीच की दूरी को R कहेंगे, रेडियस, वक्रता त्रिज्या, ये R ही तो होती है। तो इनके बीच में मतलब R/2 डिस्टेंस हमारी ये फोकस कहलाती है। R/2 डिस्टेंस हमारी फोकस कहलाती है। F बराबर होता है R/2। तो ये दोनों के बीच में लाई करता है। ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमें सीखना था। तो ये तो बेटा हम लोगों ने देखा किस में? ये हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी ये चीज़ें होती होंगी। ज़रा उत्तल दर्पण की चीज़ें देखो। उत्तल दर्पण हमारा कैसे होगा भाई? इस बार हम दर्पण को कैसे पेंट करेंगे? अंदर से पेंट करेंगे। हमने उसको यहाँ बना दिया। अभी इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, याद करने वाली। तो देखो, इस बार हमें किरण कहाँ से लानी है? इस बार जो हमें किरण लानी है बाहर वाले से लानी, क्योंकि अंदर वाले को तो हमने पेंट कर दिया है। तो भाई इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर आगे ही कहीं होगा यार, यहाँ पे होगा, क्योंकि जो हमारा ये सर्कल है ये इधर मुँह करके है।
तो ये जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी ये यहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पे होगा और ये पोल हमारा यहाँ पे होगा। ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पूरा पॉइंट, इतनी दूरी हम कहलाएगी ये वक्रता त्रिज्या। इतनी बात को हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा फोकस F, इसको हम फोकस बोलेंगे। और फिर से जो हमारा फोकस होगा वो r/2 ही होगा। ठीक, इस बार जो हमारी किरण आएगी वो पीछे से आएगी, वो पीछे से आएगी। इस बार जो किरण जा रही थी वो आगे से जा रही थी। अब देखो ज़रा फोकस के बारे में एक बात बताइए कि फोकस को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। और चीज़ें तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, और चीज़ें हमने कहा भाई ये C जो गोला था जहाँ से हमने इसको काटा था उसका सेंटर हो गया, ये R उस गोले की त्रिज्या हो गई, ये ध्रुव P हमने कहा ये डायमीटर और ये दर्पण जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वही हमारा ध्रुव कहलाएगा। और वहीं से हम सारी दूरियां नापते हैं। एक बात और समझना कि जितनी भी दूरियां हम नाप रहे हैं ये PC = R, PF = फोकस दूरी F, तो सारी की सारी दूरियां हम यहाँ पे P से नापते हैं। ठीक, लेकिन F नहीं डिफाइन हो रहा था यार, F क्या है? ये F हमारा फोकस है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, कौन सा पॉइंट हम मानेंगे F? तो हमने कहा यार r/2 डिस्टेंस पे F होगा, तो ये तो डिस्टेंस हमारी हो गई। इसको जानने के लिए एक और बात हमें समझना पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमें एक और बात समझना पड़ेगा। बेटा इन चीज़ों की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस क्या है। तो वक्रता केंद्र हमने देख लिया, हमने कहा कि गोलीय कोष हमने कहा ये गोलीय कोष जिस गोले का भाग होता है, गोलीय कोष जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को इस जो हमने मिरर बनाया है, जो हमने दर्पण बनाया है, इसका वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्योंकि ये वक्र है और ये हमारा सेंटर है, तो इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोलीय कोष के सेंटर को हम इस मिरर का सेंटर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या भी वही होगी। हम कहेंगे कि उस मिरर का, उस गोलीय कोष की त्रिज्या जिससे हमने इस मिरर को काटा है, उस गोलीय कोष की त्रिज्या जिससे हमने इस मिरर को काटा है, हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारी बात आती है फोकस। तो फोकस को ज़रा सा फोकस करो, फोकस को ज़रा सा फोकस करो, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा देखो बेटा, फोकस की डेफिनीशन ज़रा देखो। फोकस की डेफिनीशन हमने ये कहती है, वो कहती है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष हमारा क्या है, ये वाला अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वो गोलीय कोष का डायमीटर, वो गोलीय कोष का व्यास जो इस P को किसी पॉइंट पे टच करता है, इसी को हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, इसकी डेफिनेशन आती है 100% एग्जाम में देखने को मिलेगी। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात। भाई यहाँ पे समानांतर कोई किरण आएगी तो ये देखो कौन सा हमारा दर्पण था, इसको हमने पेंट किया बाहर से, ये हमारा बन गया अंदर वाले पृष्ठ पे किरण आएगी, अवतल दर्पण। इसको हमने अंदर वाले को पेंट कर दिया तो ये बाहर वाले पे किरण आएगी, ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। अब फोकस को जानने के लिए दो बातें और समझ लो कि ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है ये किरणों को समेट देता है। मतलब क्या करेगा, आने वाली किरणों को एक पॉइंट पे समेट देता है। देखो घर में आ रहा है मतलब एक कमरे में ले जाके बिठा देगा, यहाँ पे किरणें चाहे जहाँ से आएंगी वो किसी एक पॉइंट पे ले जाके बिठाने का काम करता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर जो ये हमारा दर्पण होता है ना, ये जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो गेट के सामने से आओगे,
तो किसी एक कमरे में सबको बिठाया जाएगा कहीं हाल में। लेकिन यहाँ पे देखो पिछवाड़े से आ रहे हो, पिछवाड़े से आ रहे हो, अबे यार चोर समझ के दौड़ा लेंगे तुमको सब, तो हमें तितर बितर होके भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि किरणें हमारी पीछे से आती हैं, घर के पीछे से आ रही हैं। यार घर के पीछे से आओगे तो तुमको कोई बिठा के लेके जाएगा, अंदर चाय पानी पिलाएगा भी। अगर इज्जत से बैठना हो तो सामने से आओ, घर के दरवाजे से, इसीलिए घर में दरवाज़ा बनाया जाता है। अब तुम पीछे दीवार से कूद के आओगे, कहोगे हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो फिर यार तो पहले सोटा लेके स्वागत करेंगे, बाद में पानी वानी पूछेंगे। तो यहाँ पे यही कहानी हो रही है कि जब किरणें, ये वाला दर्पण करता क्या है, क्योंकि ये अंदर से किरणें लेता है, तो उन किरणों का बड़ा स्वागत करेगा, बिठाएगा एक कमरे में ले जाके। कैसे बिठाता है ज़रा देखो। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, दरवाजे से आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, हम 2 किरणें दिखा रहे हैं बेटा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस क्या है? फोकस की परिभाषा हमने बताई। फोकस की परिभाषा अभी लिखेंगे, पहले बात को समझ लो। हमने कहा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, परावर्तन के पश्चात, पॉली से सरफेस, तो परावर्तन तो पक्का होगा भाई, परावर्तन होगा, लौटेंगी कहीं से। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, तो कैसे लौटेंगी? अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे लौटती हैं भाई। हमने कहा जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल पे लौटेंगी। तो यहाँ पे बेटा अगर एंगल की बात करें तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इंटरमीडिएट में जब आप लोग जाओगे, वहाँ पे जब दर्पण पढ़ोगे तब पूरी बात खुल के सामने आएगी। बट यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे परावर्तन के लिए हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। और बेटा जो अभिलंब होता है ना, यहाँ के हर पॉइंट का जो अभिलंब होगा वो समझ लो कि उसको सेंटर से तुम मिला देना। उसका अभिलंब मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिगर गंदा लगने लगेगा, बाद में इसको मिटा दूंगा। ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक। तो परावर्तन के पश्चात ये जिस एंगल पे आई है, देखो ये जिस एंगल पे आई, हमने कहा था अभिलंब और आने वाली किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे परावर्तित भी होगी, ठीक। तो हालांकि इसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हमारा बड़ा लंबा हो जाएगा, बस केवल हम बात करेंगे, हम तुमको फोकस दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या होगा, परावर्तित होगी किरण, और परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से होके जाएगी, ठीक। ये किरण यहाँ से आई, यहाँ इस पॉइंट पे टकराई और परावर्तन के पास पश्चात ऐसे मुड़ गई। दूसरी बात, ये वाली किरण देखो, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, ये भी कुछ ऐसे ही आएगी, यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद इस तरफ चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी ना, वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फोकस की परिभाषा समझ में आई, फोकस की परिभाषा समझ में आई कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, यहाँ पे जाती हैं क्योंकि जा रही रियली, उसको हम फोकस कर देते हैं, मुख्य फोकस कर देते हैं। फोकस या मुख्य फोकस दोनों सेम है, फोकस या मुख्य फोकस यहाँ पे दोनों सेम है। तो मुख्य फोकस की बात हमने कर ली, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो क्या उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस अलग होगा? हाँ बेटा, हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी बड़ी अजीब है। वो यार घर के पीछे से आ रहा है छत पे चढ़ के, तो उसकी तो सेवा अलग तरीके से होगी ना। इसकी सेवा कैसे हुई भाई? किरणें सामने से आ रही थी तो इज्जत से वापस लौटी और किसी एक पॉइंट पे एकत्रित भई, और उसके बाद जो भी उनका हुआ, तो ये फोकस से होके गई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो किरणें कैसी आ रही हैं, यहाँ पे किरणें हमारी पीछे से आ रही, देखो। और यार घर के पीछे से घर में घुस रहे हो तो फिर तो चाहे जो हो, रात का समय है, हालांकि रात का समय नहीं है, लाइट तो हमारी दिन में होगी ना। तो जो भी हो, घर के पीछे से आओगे तो क्या होगा? दौड़ाए जाओगे। और ये क्या करेगा? इस लेंस जो हमारा ये वाला मिरर होता है, इसको पीछे ही रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको पीछे ही रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि भाई अंदर वाला सरफेस तो पॉलिश था, तो पॉलिश है तो इसको अंदर तो जाने नहीं देगा।
ये पीछे भेज देगा। लेकिन भाई तो फिर फोकस कहाँ हुआ भाई, ये किसी बिंदु पर मिली ही नहीं। तो वास्तव में ये मिलती नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा हाइपोथेसिस करते हैं कि यार मिल तो नहीं रही हैं, हम चलो इनको मिलता हुआ मान लेते हैं कि ये अगर सही सलामत आ पाती, यहाँ तक सही सलामत आ पाती तो ये पॉइंट इनका फोकस बनता। अगर ये सही सलामत यहाँ तक आ पाती तो ये पॉइंट इनका फोकस बनता। लेकिन चूंकि ये घर के पिछवाड़े से आ रही थी इसलिए सही सलामत पहुँच नहीं पाई और यहाँ से दौड़ा लिया गया इनको, तो ये पीछे भाग गई। तो इन दोनों मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मिरर क्या करता है, ये मिरर जो घर के अंदर से आ रहा है, दरवाजे से आ रहा है, उनको समेट के एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए बोलते थे बेटा, ये किरणों को एकत्रित करता है। जो अंदर से आएगा, जो सामने गेट से आएगा, वो कहीं पे एकत्रित होगा, इसकी बात समझ लो। जो घर के पिछवाड़े से आएगा उसको तो भगाया जाएगा, तो ये एकत्रित नहीं हो पाएगा, वो फैल जाएगा। तो इसका काम होता है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, ये किरणों को फैला देता, बिखेर देता है। ये बिखेरने का काम करता है और ये किरणों को समेटने का काम करता है। इस लेंस की ये प्रॉपर्टी, लेंस नहीं सॉरी, अगला टॉपिक लेंस ही है, तो लेंस की बात कभी कभी निकल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम लेंस पे भी पहुँचेंगे। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण में फोकस, तो हमने कहा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गई उसको हमने मुख्य फोकस कह दिया। तो दोनों बातों को एक साथ कैसे बोलेंगे, जरा देखो, दोनों बातों को एक साथ ऐसे बोलेंगे। हमने कहा मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जा नहीं रही यहाँ पे, जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों बातें लिखना पड़ेगा, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अगर लिख दिया जाती हैं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक ही मिरर के लिए सही है, दूसरे में जाती थोड़ी है। वो तो जा तो ऐसे रही है, लेकिन हम मान लेते हैं यार कि वो वहाँ पे पहुँचती, अगर सही सलामत पहुँच पाती तो फोकस की परिभाषा हमने देखी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। सारी बातें खत्म। इसका नेचर हमने देखा लेंस मिरर का, ये किरणों को समेटता है और ये किरणों को फैलाता है। अभी आगे यूज में हम देखेंगे कि इनके यूजेज से हमें बड़ा लाभ मिलता है, इनके यूजेज में इनकी इस प्रॉपर्टी से, इनके इस गुणों से हमें बड़ा लाभ मिलता है। ठीक, तो इतनी बातें नोट कर लो और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो ज़रा हमने, चलो ठीक, फोकस की डेफिनेशन में लिखे दे रहा हूँ, इसको नोट जरूर कर लेना। देखो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है।
बेटा ये बातें नोट कर लेना, ये हमारी मुख्य फोकस की परिभाषा है। बेटा एक बात आती है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इसकी। तो अब मेन ज़रूरत पे हम पहुंच रहे हैं। हम रिफ्लेक्शन की घटना क्यों पढ़ रहे थे, हमें प्रतिबिंब बनाना था, और बिना रिफ्लेक्शन के प्रतिबिंब बनता नहीं। प्रतिबिंब बनाने का मतलब कि हम दर्पण में अपना चेहरा क्यों देख पा रहे हैं, या कोई पीछे चीज़ खड़ी है उसका प्रतिबिंब हम कैसे बना पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए जो पीछे हमारा वो बेस था उसको पढ़ना ज़रूरी था, तो हमने उसको सीख लिया। अब उसकी मदद से आगे का सफ़र हम तय करेंगे। तो आगे के सफ़र में क्या है, चेक करो जरा रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। आगे का सफ़र हमारा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब बेटा गोलीय दर्पण हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े, ये भी ध्यान रखना। गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण हमने, एक पढ़ा उत्तल दर्पण, दूसरा पढ़ा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, चीज़ें इतनी बार आएंगी अपने आप याद हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो देखो तुम लोग आराम से बैठ के, कान में ईयरफोन लगा के, समझ लो पुष्पा मूवी देख रहे हैं। तो पुष्पा मूवी की तरह बैठ के यार अगर उसका आधा भी पेशेंस यहाँ पे कर लिए, उसमें पुष्पा मूवी तुमने देखा, काम तो उस पुष्पा वाले का बन गया, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर उसका आधा पेशेंस हो कर लोगे तो काम तुम्हारा बनेगा, केवल और केवल तुम्हारा काम बनेगा। तो बेटा मूवी वगैरह देखना बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, बट खाली टाइम में ये सब चीज़ें ठीक हैं इंटरटेनमेंट के लिए। अब पुष्पा को छोड़ के ज़रा इस पे आ जाओ, लाइट पे, प्रकाश पे, किरण पे। दरवाज़ा बंद कर देना। तो खैर दरवाज़ा लगा दो। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे। पुष्पा मूवी छोड़ के हम गोलीय दर्पण पे ज़रा आ जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कर लें इसमें, क्योंकि हमें काम आने वाला है यार। पुष्पा हमारी काम नहीं आएगी, पुष्पा तो काम आ गई जिसने बनाया था, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, उसके एक्टर के। हमने अपने घर का पैसा उठा के पुष्पा को दे दिया। पुष्पा की तो बल्ले हो गई, तुम्हारी तो वाट लग गई, टाइम भी गया, पैसा भी गया। मूवी ऐसी देखो यार जिसमें कुछ सीखने लायक हो, मतलब जिससे कुछ मिल रहा हो, हमको कुछ ज्ञान मिल रहा हो। खैर सुधरोगे नहीं तुम लोग, हाइपर टेंशन है तो थोड़ा सा मोबाइल में देखते हो, लेक्चर चेक करते हो। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ यार, फिर तो भूल जाओगे है क्या ये, अगली बार मिलेंगे फिर इंटर में, यही ना। मुस्कुरा रहा है। पुष्पा मूवी देखी? क्यों, टाइम नहीं है? अरे हाल में चल रही, निकल जाओ। अरे हमसे ले लो यार पैसे, चले कल क्या, मैं मूवी नहीं देखता। खैर हमने कहा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाओगे। तो गोलीय दर्पण हम लोगों ने देखा था 2 टाइप के दर्पण, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब जरा हम प्रतिबिंब बनाने की बात करें। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका क्या मतलब होता है यार। हमने कहा भाई परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं ना, परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको अभी हमने फोकस कहा था। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार किरणें फोकस पर ही मिले, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि उनको बियॉन्ड फोकस भी मिलना पड़ता है। लेकिन एक बात कि परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पे हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखने के पहले हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देख ली, 1 मिनट बस, हम लौटेंगे जस्ट 1 मिनट। तो देखो हमने कहा ये हमारा गोलीय दर्पण था, 2 टाइप के दर्पण हमने बनाए थे, उसी चीज़ को हम बार बार बनाएंगे। तो फिर तो हमें इरेज नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, इरेज करने में हमको मज़ा आता है, और फिर से बनाने में थोड़ा सा तुम लोगों को चीज़ें समझ में भी आएंगी।
तो बेटा हम लोगों ने ये दो टर्म देख लिया, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण याद करने का एक बार देख लेंगे। जब हमारा रिफ्लेक्शन, जब हमारा परावर्तन अंदर वाले भाग से होगा, मतलब किरण अंदर से जाएगी, अंदर से परावर्तित होगी। जब हमारी किरण अंदर वाले भाग से परावर्तित होगी तब हम उसको कहेंगे अवतल दर्पण। अंदर अवतल, अंदर अवतल, आ और आ दोनों में सेम। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे किरण हमारी बाहर से आ रही, उभरे वाले तल से, तो यहाँ पे परावर्तन क्या हो, कहाँ से होगा भाई, जिधर से किरण आएगी उधर से ही परावर्तित होगी। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो बाहर वाले तल से होगा, उभरे तल से होगा। उभरा उत्तल, उत्तल उभरा। तो इन दोनों को हम अगर रिलेट कर पाएँ तो हमने कहा जहाँ पे परावर्तन अंदर वाले पार्ट से होगा उस दर्पण को हम क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण, और जहाँ पे परावर्तन उभरे वाले भाग से होगा उस वाले दर्पण हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। बस इतनी सी बात हमें समझनी थी। माइक तो लगा ही नहीं था, पता नहीं क्या। बढ़ते हैं आगे। हमने देखा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अब हमें सब शायद देख के पहचानने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अवतल और उत्तल अब हम देख के पहचान पाएंगे कि जहाँ किरण अंदर से आएगी अवतल, अंदर अवतल, जहाँ किरण बाहर से आएगी उत्तल उभरा। ठीक, अब ज़रा थोड़ी सी बात हम आगे करें, इस अवतल और उत्तल दर्पण की कुछ और बात करें हम, तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, इनकी एक खास विशेषता होती है। वो क्या होती है ज़रा देखते हैं हम। देखो बेटा, इनके कुछ टर्म के बारे में हम सीखेंगे जिनकी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल सेक्शन में पड़ेगी, और कभी कभी परिभाषा में भी हमसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमसे परिभाषा पूछ ली जाती है, और परिभाषा पूछे ना पूछे, बिना इन बातों को जाने हुए हम न्यूमेरिकल सेक्शन को डील नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सेक्शन को डील करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो अभी अभी हमने एक बात बनाई थी, अभी अभी हमने देखा था कि हमने एक गोला बनाया था, ये गोला बनाया था, और हमने कहा था भाई ये हमारा गोलीय कोष है, ये हमारा कोई गोलीय कोष है, गोलीय कोष। अब इस गोलीय कोष के हमने थोड़े से पार्ट को कलर कर दिया था। बाहर वाले पार्ट को मैं कलर कर रहा हूँ, अंदर वाले पार्ट को भी कलर कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। और जैसे जो भी पार्ट को कलर करोगे वो उसी की अलग अलग प्रॉपर्टी के मिरर हमको दिखने को मिलेंगे। भाई अंदर वाले को हम अगर कलर कर देंगे तो किरणें बाहर से लेके आएंगे, बाहर वाले को कलर करेंगे तो किरणें अंदर से लेके आएंगे। तो उस हिसाब से हमने अलग अलग मिरर बनाए थे। गोलीय कोष से दो प्रकार के मिरर बनाए। कौन कौन से? एक हमने बनाए थे उत्तल दर्पण और एक बनाया था अवतल दर्पण। तो इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया। बाहर से पॉलिश कर दिया तो पॉलिश वाली पे हम किरण नहीं लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं स्मूथ सरफेस से। अंदर वाली सरफेस हमारी स्मूथ है जिससे हम अपना फेस देखते हैं। बाहर वाली पे पॉलिश हुआ है। कभी शीशे को खोल के देखना तो उसमें उस वाले पार्ट में जिस पे कवर लगा होता है उसमें एक रेड कलर की पॉलिश लगी होती है। वो पॉलिश इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने चेहरे को देख पाएँ। हमारे चेहरे से जो भी प्रकाश किरण पे परावर्तित होकर पड़ रहा है फिर वो प्रकाश फिर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़े और हमारी एक इमेज बन पाए उस मिरर के अंदर। इमेज कैसे बनती है उसको हम आगे देखेंगे। अभी इसी के बाद हम उसको देखेंगे कि भाई दर्पण में क्यों हमारी इमेज बनती है, इस बात को भी हम करेंगे। तो खैर हमने कहा ये गोलीय कोष है। भाई ये एक गोला है तो गोले का कोई सेंटर होगा, ये कोई सेंटर होगा। पहली बात तो हम एक डायमीटर इसकी ड्रा करेंगे जो सेंटर से होती हुई जा रही है। तो हमने एक डायमीटर ड्रा करी जो सेंटर से होते हुए जा रहा है। तो इसको जो हम ये पॉइंट सी हमारा ना, इसको हम बोल देते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब इसको वक्रता केंद्र क्यों बोला यार? अभी तक तो हम इसको केंद्र बोलते थे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हम इस पॉइंट सी को केंद्र बोलते थे, सेंटर बोलते थे इस सर्कल का।
अब हमने वक्रता केंद्र बोल दिया, क्यों? क्योंकि बेटा जो तुमने मिरर लिया है ना वो केवल इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट। तो जो मिरर तुम्हारा वो कोई वक्र है, वक्र। वक्र का मतलब ये होता है कि पूरा गोला नहीं, एक छोटा सा गोले की तरह का भाग। मैंने हमने किसी गोले को थोड़ा सा काट लिया, हमने इस गोले को इतना सा काट लिया, तो ये वक्र हो गया, ये वक्र हो गया गोलीय। तो इसी वजह से, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं ना, तो इसको हम हटा देंगे। अब ये खोखला गोला क्या करेंगे यार, काट के तो हमने इसको पेंट कर लिया, हमने एक मिरर बना लिया। अब बाकी मिरर के खोखले वाले गोले को यहाँ क्या करने के लिए रखेंगे, इसको हटाओ यार यहाँ से। तो हमने हटा दिया उसको। तो हमने कहा ये जो पॉइंट सी था, ये इस जो हमारे वक्र था, गोलीय कोष था, जो ये गोलीय मिरर था, अब हम गोलीय कोष ना कह के हम इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। ये हमारा गोलीय दर्पण था। और बेटा अब ये गोलीय दर्पण भी नहीं रहा, अब इस दर्पण को हमने एक नया नाम दे दिया। जैसे ही हमने पॉलिश करी, हमने कहा भाई ये तो हमारा कौन सा दर्पण है, तो हमने कहा अंदर से किरण आएगी, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये गोलीय कोष का अवतल दर्पण हमने बना लिया, ठीक, क्योंकि बाहर से हमने पेंट कर दिया। तो जो उस गोले की त्रिज्या थी, जो उस गोले की त्रिज्या थी जहाँ से हमने इसको काटा था, जो उस गोले का सेंटर था जहाँ से हमने इसको काटा था, ये वक्रता केंद्र। और जो उस गोले की त्रिज्या थी जहाँ से हमने इसको काटा था, भाई ये गोले की त्रिज्या यही तो थी। ये पॉइंट हमारा P कहलाता है, ये पॉइंट हमारा P कहलाता पोल, जहाँ पे ये डायमीटर इसकी इस मिरर को टच करती है या कट करती है, इसको हम बोल देते हैं ध्रुव। इसका नाम हम दे देते हैं P से, इसको डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है ध्रुव। अब ये वाली दूरी, इस पॉइंट P से C तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? भाई ये तो त्रिज्या होती है, ये तो त्रिज्या होती है, भाई उस वृत्त की त्रिज्या थी। तो अब ये वृत्त की त्रिज्या नहीं रही, अब हम इसको नाम देंगे वक्रता त्रिज्या, इसको हम नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक। एक पॉइंट और इसमें हमें देखने को मिलेगा, एक पॉइंट इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करता है, जिसको हम बोल देते हैं फोकस, F। अभी फोकस क्या होता है, अभी इसकी परिभाषा हम देखेंगे। अभी केवल इतनी बात समझ लो कि फोकस कुछ होता है, और वो होता क्या है? वक्रता त्रिज्या हो गई। अगली बात हम करेंगे फोकस। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा, इसको हम नीचे से हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हमको लिखने हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र इस गोलीय कोष का सेंटर है। मतलब पहले जो ये गोला था, जो ये गोला था उसकी जो त्रिज्या थी वही इसका वक्रता केंद्र, उसका जो सेंटर था वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। जो गोला था उसकी त्रिज्या अब इस मिरर की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। नेक्स्ट फोकस। फोकस क्या होता है? हम कहेंगे भाई P और C के मिड में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा, जिसको हम फोकस बोलेंगे। जो हमारा फोकस होता है बेटा ना, ये वाली दूरी देखो, C और P के बीच की दूरी को R कहेंगे, रेडियस, वक्रता त्रिज्या, ये R ही तो होती है। तो इनके बीच में मतलब R/2 डिस्टेंस हमारी ये फोकस कहलाती है। R/2 डिस्टेंस हमारी फोकस कहलाती है। F बराबर होता है R/2। तो ये दोनों के बीच में लाई करता है। ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमें सीखना था। तो ये तो बेटा हम लोगों ने देखा किस में? ये हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी ये चीज़ें होती होंगी। ज़रा उत्तल दर्पण की चीज़ें देखो। उत्तल दर्पण हमारा कैसे होगा भाई? इस बार हम दर्पण को कैसे पेंट करेंगे? अंदर से पेंट करेंगे। हमने उसको यहाँ बना दिया। अभी इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, याद करने वाली। तो देखो, इस बार हमें किरण कहाँ से लानी है? इस बार जो हमें किरण लानी है बाहर वाले से लानी, क्योंकि अंदर वाले को तो हमने पेंट कर दिया है। तो भाई इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर आगे ही कहीं होगा यार, यहाँ पे होगा, क्योंकि जो हमारा ये सर्कल है ये इधर मुँह करके है। तो ये जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी ये यहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पे होगा, और ये पोल हमारा यहाँ पे होगा। ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पूरा पॉइंट, इतनी दूरी हम कहलाएगी ये वक्रता त्रिज्या। इतनी बात को हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे।
इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा फोकस F, इसको हम फोकस बोलेंगे। और फिर से जो हमारा फोकस होगा वो R/2 ही होगा। ठीक, इस बार जो हमारी किरण आएगी वो पीछे से आएगी, वो पीछे से आएगी। इस बार जो किरण जा रही थी वो आगे से जा रही थी। अब देखो ज़रा फोकस के बारे में एक बात बताइए कि फोकस को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। और चीज़ें तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, और चीज़ें हमने कहा भाई ये C जो गोला था जहाँ से हमने इसको काटा था उसका सेंटर हो गया, ये R उस गोले की त्रिज्या हो गई, ये ध्रुव P हमने कहा ये डायमीटर और ये दर्पण जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वही हमारा ध्रुव कहलाएगा। और वहीं से हम सारी दूरियाँ नापते हैं। एक बात और समझना कि जितनी भी दूरियाँ हम नाप रहे हैं ये PC = R, PF = फोकस दूरी F, तो सारी की सारी दूरियाँ हम यहाँ पे P से नापते हैं। ठीक, लेकिन F नहीं डिफाइन हो रहा था यार, F क्या है? ये F हमारा फोकस है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, कौन सा पॉइंट हम मानेंगे F? तो हमने कहा यार R/2 डिस्टेंस पे F होगा, तो ये तो डिस्टेंस हमारी हो गई। इसको जानने के लिए एक और बात हमें समझना पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमें एक और बात समझना पड़ेगा। बेटा इन चीज़ों की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस क्या है। तो वक्रता केंद्र हमने देख लिया, हमने कहा कि गोलीय कोष हमने कहा ये गोलीय कोष जिस गोले का भाग होता है, गोलीय कोष जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को इस जो हमने मिरर बनाया है, जो हमने दर्पण बनाया है, इसका वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्योंकि ये वक्र है और ये हमारा सेंटर है, तो इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोलीय कोष के सेंटर को हम इस मिरर का सेंटर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या भी वही होगी। हम कहेंगे कि उस मिरर का, उस गोलीय कोष की त्रिज्या जिससे हमने इस मिरर को काटा है, उस गोलीय कोष की त्रिज्या जिससे हमने इस मिरर को काटा है, हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारी बात आती है फोकस। तो फोकस को ज़रा सा फोकस करो, फोकस को ज़रा सा फोकस करो, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हमको करता है। फोकस की डेफिनीशन हमने ये कहती है, वो कहती है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष हमारा क्या है, ये वाला अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वो गोलीय कोष का डायमीटर, वो गोलीय कोष का व्यास जो इस P को किसी पॉइंट पे टच करता है, इसी को हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, इसकी डेफिनेशन आती है 100% एग्जाम में देखने को मिलेगी। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात। भाई यहाँ पे समानांतर कोई किरण आएगी तो ये देखो कौन सा हमारा दर्पण था, उसको हमने पेंट किया बाहर से, ये हमारा बन गया अंदर वाले पृष्ठ पे किरण आएगी, अवतल दर्पण। इसको हमने अंदर वाले को पेंट कर दिया तो ये बाहर वाले पे किरण आएगी, ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। अब फोकस को जानने के लिए दो बातें और समझ लो कि ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है ये किरणों को समेट देता है। मतलब क्या करेगा, आने वाली किरणों को एक पॉइंट पे समेट देता है। देखो घर में आ रहा है मतलब एक कमरे में ले जाके बिठा देगा, यहाँ पे किरणें चाहे जहाँ से आएंगी वो किसी एक पॉइंट पे ले जाके बिठाने का काम करता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर जो ये हमारा दर्पण होता है ना, ये जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो गेट के सामने से आओगे तो किसी एक कमरे में सबको बिठाया जाएगा कहीं हाल में, लेकिन यहाँ पे देखो पिछवाड़े से आ रहे हो, पिछवाड़े से आ रहे हो, अबे यार चोर समझ के दौड़ा लेंगे तुमको सब, तो हमें तितर बितर होके भागना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या होगा कि किरणें हमारी पीछे से आती हैं, घर के पीछे से आ रही हैं। यार घर के पीछे से आओगे तो तुमको कोई बिठा के लेके जाएगा, अंदर चाय पानी पिलाएगा? भाई अगर इज्जत से बैठना हो तो सामने से आओ, घर के दरवाजे से, इसीलिए घर में दरवाज़ा बनाया जाता है। अब तुम पीछे दीवार से कूद के आओगे, कहोगे हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो फिर यार तो पहले सोटा लेके स्वागत करेंगे, बाद में पानी वानी पूछेंगे। तो यहाँ पे यही कहानी हो रही है कि जब किरणें, ये वाला दर्पण करता क्या है, क्योंकि ये अंदर से किरणें लेता है, तो उन किरणों का बड़ा स्वागत करेगा, बिठाएगा एक कमरे में ले जाके। कैसे बिठाता है ज़रा देखो। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, दरवाजे से आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, हम 2 किरणें दिखा रहे हैं बेटा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस क्या है? फोकस की परिभाषा हमने बताई। फोकस की परिभाषा अभी लिखेंगे, पहले बात को समझ लो। हमने कहा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, परावर्तन के पश्चात, पॉली से सरफेस, तो परावर्तन तो पक्का होगा भाई, परावर्तन होगा, लौटेंगी कहीं से। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, तो कैसे लौटेंगी? अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे लौटती हैं। भाई हमने कहा जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल पे लौटेंगी। तो यहाँ पे बेटा अगर एंगल की बात करें तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इंटरमीडिएट में जब आप लोग जाओगे, वहाँ पे जब दर्पण पढ़ोगे तब पूरी बात खुल के सामने आएगी। बट यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे परावर्तन के लिए हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। और बेटा जो अभिलंब होता है ना, यहाँ के हर पॉइंट का जो अभिलंब होगा वो समझ लो कि उसको सेंटर से तुम मिला देना। उसका अभिलंब मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिगर गंदा लगने लगेगा, बाद में इसको मिटा दूंगा। ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक। तो परावर्तन के पश्चात ये जिस एंगल पे आई है, देखो ये जिस एंगल पे आई, हमने कहा था अभिलंब और आने वाली किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे परावर्तित भी होगी, ठीक। तो हालांकि इसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हमारा बड़ा लंबा हो जाएगा, बस केवल हम बात करेंगे, हम तुमको फोकस दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या होगा, परावर्तित होगी किरण, और परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से होके जाएगी, ठीक। ये किरण यहाँ से आई, यहाँ इस पॉइंट पे टकराई और परावर्तन के पास पश्चात ऐसे मुड़ गई। दूसरी बात, ये वाली किरण देखो, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, ये भी कुछ ऐसे ही आएगी, यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद इस तरफ चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी ना, वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फोकस की परिभाषा समझ में आई, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, यहाँ पे जाती हैं क्योंकि जा रही हैं रियली, उसको हम फोकस कर देते हैं, मुख्य फोकस कर देते हैं। फोकस या मुख्य फोकस दोनों सेम है, फोकस या मुख्य फोकस यहाँ पे दोनों सेम है। तो मुख्य फोकस की बात हमने कर ली, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो क्या उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस अलग होगा? हाँ बेटा, हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी बड़ी अजीब है। वो यार घर के पीछे से आ रहा है छत पे चढ़ के, तो उसकी तो सेवा अलग तरीके से होगी ना। इसकी सेवा कैसे हुई? भाई किरणें सामने से आ रही थी तो इज्जत से वापस लौटी और किसी एक पॉइंट पे एकत्रित भई, और उसके बाद जो भी उनका हुआ, तो ये फोकस से होके गई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो किरणें कैसी आ रही हैं, यहाँ पे किरणें हमारी पीछे से आ रही, देखो। और यार घर के पीछे से घर में घुस रहे हो तो फिर तो चाहे जो हो, रात का समय है, हालांकि रात का समय नहीं है, लाइट तो हमारी दिन में होगी ना। तो जो भी हो, घर के पीछे से आओगे तो क्या होगा? दौड़ाए जाओगे। और ये क्या करेगा? इस लेंस जो हमारा ये वाला मिरर होता है, इसको पीछे ही रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको पीछे ही रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि भाई अंदर वाला सरफेस तो पॉलिश था, तो पॉलिश है तो इसको अंदर तो जाने नहीं देगा, ये पीछे भेज देगा। लेकिन भाई तो फिर फोकस कहाँ हुआ? भाई ये किसी बिंदु पर मिली ही नहीं, तो वास्तव में ये मिलती नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ऐसा हाइपोथेसिस करते हैं कि यार मिल तो नहीं रही हैं,
हम चलो इनको मिलता हुआ मान लेते हैं कि ये अगर सही सलामत आ पाती यहाँ तक, सही सलामत आ पाती तो ये पॉइंट इनका फोकस बनता। अगर ये सही सलामत यहाँ तक आ पाती तो ये पॉइंट इनका फोकस बनता, लेकिन चूंकि ये घर के पिछवाड़े से आ रही थी इसलिए सही सलामत पहुँच नहीं पाई और यहाँ से दौड़ा लिया गया इनको, तो ये पीछे भाग गई। तो इन दोनों मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मिरर क्या करता है, ये मिरर जो घर के अंदर से आ रहा है, दरवाजे से आ रहा है, उनको समेट के एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए बोलते थे बेटा, ये किरणों को एकत्रित करता है। जो अंदर से आएगा, जो सामने गेट से आएगा, वो कहीं पे एकत्रित होगा, इसकी बात समझ लो। जो घर के पिछवाड़े से आएगा उसको तो भगाया जाएगा, तो ये एकत्रित नहीं हो पाएगा, वो फैल जाएगा। तो इसका काम होता है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, ये किरणों को फैला देता, बिखेर देता है। ये बिखेरने का काम करता है और ये किरणों को समेटने का काम करता है। इस लेंस की ये प्रॉपर्टी, लेंस नहीं सॉरी, अगला टॉपिक लेंस ही है, तो लेंस की बात कभी कभी निकल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम लेंस पे भी पहुँचेंगे। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण में फोकस, तो हमने कहा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गई उसको हमने मुख्य फोकस कह दिया। तो दोनों बातों को एक साथ कैसे बोलेंगे, जरा देखो, दोनों बातों को एक साथ ऐसे बोलेंगे। हमने कहा मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जा नहीं रही यहाँ पे, जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों बातें लिखना पड़ेगा, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अगर लिख दिया जाती हैं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक ही लेंस, एक ही मिरर के लिए सही है, दूसरे में जाती थोड़ी है। वो तो जा तो ऐसे रही है, लेकिन हम मान लेते हैं यार कि वो वहाँ पे पहुँचती, अगर सही सलामत पहुँच पाती तो फोकस की परिभाषा हमने देखी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। सारी बातें खत्म। इसका नेचर हमने देखा लेंस मिरर का, ये किरणों को समेटता है और ये किरणों को फैलाता है। अभी आगे यूज में हम देखेंगे कि इनके यूजेज से हमें बड़ा लाभ मिलता है, इनके यूजेज में, इनकी इस प्रॉपर्टी से, इनके इस गुणों से हमें बड़ा लाभ मिलता है। ठीक, तो इतनी बातें नोट कर लो और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो ज़रा हमने, चलो ठीक, फोकस की डेफिनेशन में लिखे दे रहा हूँ, इसको नोट ज़रूर कर लेना। देखो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। बेटा ये बातें नोट कर लेना। बेटा एक बात आती है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत हमें इसकी। तो
अब मेन ज़रूरत पे हम पहुंच रहे हैं। हम रिफ्लेक्शन की घटना क्यों पढ़ रहे थे? हमें प्रतिबिंब बनाना था, और बिना रिफ्लेक्शन के प्रतिबिंब बनता नहीं। प्रतिबिंब बनाने का मतलब कि हम दर्पण में अपना चेहरा क्यों देख पा रहे हैं, या कोई पीछे चीज़ खड़ी है उसका प्रतिबिंब हम कैसे बना पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए जो पीछे हमारा वो बेस था उसको पढ़ना ज़रूरी था, तो हमने उसको सीख लिया। अब उसकी मदद से आगे का सफ़र हम तय करेंगे। तो आगे के सफ़र में क्या है, चेक करो जरा रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। आगे का सफ़र हमारा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब बेटा गोलीय दर्पण हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े, ये भी ध्यान रखना। गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण? हमने एक पढ़ा उत्तल दर्पण, दूसरा पढ़ा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, चीज़ें इतनी बार आएंगी अपने आप याद हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो देखो तुम लोग आराम से बैठ के, कान में ईयरफोन लगा के, समझ लो पुष्पा मूवी देख रहे हैं। तो पुष्पा मूवी की तरह बैठ के यार अगर उसका आधा भी पेशेंस यहाँ पे कर लिए, उसमें पुष्पा मूवी तुमने देखा, काम तो उस पुष्पा वाले का बन गया, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर उसका आधा पेशेंस शो कर लोगे तो काम तुम्हारा बनेगा, केवल और केवल तुम्हारा काम बनेगा। तो बेटा मूवी वगैरह देखना बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, बट खाली टाइम में ये सब चीज़ें ठीक हैं इंटरटेनमेंट के लिए। अब पुष्पा को छोड़ के ज़रा इस पे आ जाओ, लाइट पे, प्रकाश पे, किरण पे। दरवाज़ा बंद कर देना। तो खैर दरवाज़ा लगा दो। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे। पुष्पा मूवी छोड़ के हम गोलीय दर्पण पे ज़रा आ जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कर लें इसमें, क्योंकि हमें काम आने वाला है यार। पुष्पा हमारी काम नहीं आएगी, पुष्पा तो काम आ गई जिसने बनाया था, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, उसके एक्टर के। हमने अपने घर का पैसा उठा के पुष्पा को दे दिया। पुष्पा की तो बल्ले हो गई, तुम्हारी तो वाट लग गई, टाइम भी गया, पैसा भी गया। वो भी ऐसी देखो यार जिसमें कुछ सीखने लायक हो, मतलब जिससे कुछ मिल रहा हो, हमको कुछ ज्ञान मिल रहा हो। खैर सुधरोगे नहीं तुम लोग। हाइपर टेंशन है तो थोड़ा सा मोबाइल में देखते हो, लेक्चर चेक करते हो। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ यार, फिर तो भूल जाओगे है क्या ये, अगली बार मिलेंगे फिर इंटर में, यही ना। मुस्कुरा रहा है। पुष्पा मूवी देखी? क्यों? टाइम नहीं है? अरे हाल में चल रही, निकल जाओ। अरे हमसे ले लो यार पैसे, चले कल क्या? मैं मूवी नहीं देखता। खैर हमने कहा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाओगे। तो गोलीय दर्पण हम लोगों ने देखा था 2 टाइप के दर्पण, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब जरा हम प्रतिबिंब बनाने की बात करें। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका क्या मतलब होता है यार? हमने कहा भाई परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं ना, परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको अभी हमने फोकस कहा था। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार किरणें फोकस पर ही मिले, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि उनको बियॉन्ड फोकस भी मिलना पड़ता है। लेकिन एक बात कि परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पे हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं।